स्टूडेंट्स, आज मैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का टोटल एमसीक्यू क्लियर करने वाला हूं। चाहे वो किसी भी तरह का एमसीक्यू होगा, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, चाहे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। मैं जो बताने जा रहा हूं इसके बाहर से कुछ आएगा भी नहीं। और दूसरी चीज़ कि मैं जो बताने जा रहा हूं जिस तरीके से आपको इजीली समझ में भी आने वाला है। इसके पहले मैंने हिस्ट्री का डाल दिया है एमसीक्यू, और सिविक्स का दोनों चैप्टर का जो टर्म 1 में आने वाला है उसका मैंने डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेंगे, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? तो सबसे पहले रिसोर्सेस के लिए मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्सेस कहते हैं, लेकिन उसका हमारे पहुंच में होना चाहिए, उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास में होना चाहिए, और हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, ताकि हम उसको खरीद सकें, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर हो सकता है तो इसको आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। मान लेते हैं कि कह सकता है कि रिसोर्सेस इज resources is that satisfy our needs and should be technologically accessible, environmental economically feasible, and उसके बाद में डैश दे देगा तो आपको वहाँ पर कल्चरली एक्सेप्टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज गिफ्ट ऑफ नेचर। सिंपल सी बात है, क्या है गिफ्ट हमारे लिए नेचर के तरफ से? तो हमारे लिए रिसोर्सेज जो है गिफ्ट ऑफ नेचर के रूप में है। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस। हु हमने लिखा है, और आपको अगर पता हो तो ये जानते होंगे, विच भी यहाँ पर हम यूज कर सकते थे, लेकिन हु हमने किया है, इसका मतलब है कि ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, यानी कि आदमी जो है सबसे मुख्य कंपोनेंट्स है रिसोर्सेस का। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है जो मैंने अभी ब्लू से डॉट से लगाया है उसमें। फोर्थ नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर देयर अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर कितने तरह के रिसोर्सेस होते हैं? तो दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, वो है बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, उसके बाद में है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो जो मैंने अभी लाइन लगाया है जो ब्लू कलर का है, वहाँ आप देख सकते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो तरह के होते हैं रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। 6 नंबर में है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पर 4 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी ओनेड रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर कितने तरह के रिसोर्सेस हैं? तो जनरली इसमें भी होते हैं 4 तरह के रिसोर्सेस। इसमें हो जाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस, डेवलप्ड रिसोर्सेस, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ठीक है, चलिए अब आगे का 8 नंबर क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस। इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज का आप एग्जांपल देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, इटिस, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। 9 नंबर में है, गिव सब एग्जांपल्स ऑफ। अच्छा, अभी उसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों का था, तो अबायोटिक में आ जाएगा एग्जाम्पल में रॉक्स, मेटल्स, यानी वो जितने भी चीज़ जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो आ जाएगा। 9 नंबर में है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हम लोग अगर आ जाते हैं, जो कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर है, तो रिन्यूएबल में हो गया सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है मिनरल, फॉजिल फ्यूल्स, ये सभी जो कि एक बार हम यूज़ करते हैं और ख़त्म हो जाता है, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। 10 नंबर में, विच टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। भाई रिसाइकेबल है, मेटल रिसाइकेबल है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल के हेड में दिया है। तो नॉन रिन्यूएबल एक बार ख़त्म करें, आप यूज़ करते हैं लोहे को, उसके बाद में फिर रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से उसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं।
चलिए, विच टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है कि रिन्यूएबल में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट को लगा भी सकते हैं, ख़त्म होने लगता है तो हम लोग उसे फिर से बढ़ा भी सकते हैं। 12th नंबर, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स देना है। तो इसमें आ जाता है जो पर्सनल प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें होती हैं किसी एक आदमी का, चाहे वो प्लांटेशन हो, पास्चर लैंड हो, पॉन्ड हो, वाटर वेल्स हो, ये घर मकान दुकान सब जितना है, ये सभी इंडिविजुअल रिसोर्सेस में हो जाते हैं। विच टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर देयर, ब्रीडिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, विलेज, रोड्स, etc। ये सब कह रहा है कि किस तरह के रिसोर्सेस हैं। तो सिंपल सी बात है, ये कम्युनिटी ओनेड रिसोर्सेस हैं, क्योंकि ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी कोई यूज़ कर सकते हैं, किसी एक आदमी का नहीं होता है, किसी एक आदमी के बाबा दादा का नहीं होता है, वो सिर्फ एक आदमी उस पर हक नहीं जमा सकता है। 14th नंबर क्वेश्चन कहता है, एट व्हाट एक्सटेंट इन द ओशियन कम्स अंडर नेशनल रिसोर्सेस। यानी कि नेशनल रिसोर्सेस में कितना दूर तक ओशियन का, यानी कि जिस जो भी देश है, तो देश के सटे हुए अगर कोई ओशियन है देश के बाउंड्री से, तो उस ओशियन में कितना दूर तक का पार्ट देश के नेशनल रिसोर्सेस में आता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स कहिए या फिर 22.2 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे तो देश के बाउंड्री के अंदर में जितने भी तरह के, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि किसी का पर्सनल भी कोई भी चीज़ है, घर मकान दुकान कुछ भी, वो सभी नेशनल रिसोर्सेस में आ जाते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, तो ये यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन क्या है, तो 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल्स, सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स तक ओशियन में, यानी कि देश के बाउंड्री से सटे अगर ओशियन है तो उसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो एरिया है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें विदाउट परमिशन का, विदाउट इंटरनेशनल संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन है, उसके विदाउट परमिशन का कोई दूसरा देश इंटर नहीं कर सकता है। व्हाट डज मेनली वी गेट फ्रॉम द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से हम लोगों को क्या मिलता है, तो इंडियन ओशियन से हम लोगों को मेनली मैग्नीज नोडल्स मिलता है, और इंडियन ओशियन में सिर्फ हम लोगों को अधिकार है निकालने के लिए मैग्नीज नोडल्स। ठीक है, विच टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड एंड सोलर एनर्जी किस तरह के रिसोर्सेस हैं, तो विंड एंड सोलर एनर्जी ये पोटेंशियल रिसोर्सेस है, जो कि राजस्थान और गुजरात में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहें तो लगा सकते हैं। एरिड एरिया है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं और बहुत सारा हमें एनर्जी मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे में, which types of resources are depend on technology and level of their feasibility। तो ये सिंपल सा बात है, ये डेवलप्ड रिसोर्सेस है जो कि टेक्नोलॉजी और उसकी फिजिबिलिटी मतलब हो गया कि हम अगर किसी रिसोर्सेस को निकाल रहे हैं ज़मीन से तो कितना खर्च हमें लग रहा है, वो फिजिबिलिटी कहलाता है। मान लो ना कि कोई अगर रिसोर्सेस है जिसे हम निकालने में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और मिला भी हमें ज़्यादा वैल्यू का नहीं मिला, अगर 1 करोड़ के आसपास का ही मिला तो कोई फ़ायदा हमें उसे नहीं हुआ निकालने से। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक रिसोर्सेस। स्टॉक रिसोर्सेस का 2 एग्जाम्पल देना है, तो उसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों जो है ना हम लोगों के लिए स्टॉक है। स्टॉक का मतलब होता है वो रिसोर्सेस जो हमारे पास में स्टॉक में है, बट हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उसका यूज़ करने का अभी। ठीक है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का 20 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व्स का एक एग्जाम्पल देना है। तो रिजर्व्स में आ जाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम लोगों के पास में है टेक्नोलॉजी, हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे पास में ऑलरेडी ऑप्शन हैं, इसलिए हम लोग बस लिमिट में ही यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि 22% इंडिया में जितनी भी बिजली बनते हैं उसका 22% हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रिसोर्सेस कॉज लीड टू हैव्स एंड हैव नॉट। कहने का मतलब है कि किसी के पास में बहुत ज़्यादा है और किसी के पास में बहुत कम रिसोर्सेस हैं।
ठीक है। तो ये क्यों, इसका कारण क्या है? तो इसका वजह है कि कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, किसी के पास में तो है ही नहीं, तो इसीलिए जिसके पास में है उसके पास में हैव्स, और जिसके पास में नहीं है उसके लिए हैव्स नॉट लगा हुआ है। आगे आते हैं, फॉर व्हाट रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड। रिसोर्स प्लानिंग किस लिए ज़रूरी है, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों होना चाहिए? तो रिसोर्स प्लानिंग हम लोगों को अच्छे तरीके से किसी चीज़ को यूज़ कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जनरली हम लोगों को चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। किस लिए चाहिए हम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। अब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? सस्टेनेबल का मतलब लगातार, यानी सतत, यानी कि लगातार कोई चीज़ मिलता रहे, इसके लिए हम लोगों को रिसोर्स को प्लानिंग करके खर्च करना चाहिए। नहीं करिएगा प्लानिंग, आज सारा ख़त्म हो जाएगा, कल नहीं मिल पाएगा। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन 23 नंबर, व्हेन वाज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हेल्ड, यहाँ पर होना चाहिए था, छूट गया है। कब हुआ था रियो डी जेनेरियो का फर्स्ट अर्थ समिट था ये? तो 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज हेड वाज प्रेजेंट इन द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। कितने देश के लोग यहाँ पर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहेंगे या हेड्स कहेंगे मौजूद थे? तो 100 देश के 100 हेड्स थे यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीईडी। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए मैं आपको बुक में ही लेकर के चलता हूँ। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? 26 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पहला स्टेप क्या है रिसोर्स प्लानिंग में? तो पहला स्टेप रिसोर्स प्लानिंग का होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, यानी कि सबसे पहले पहचान करना कि कहाँ पर कितनी मात्रा में और किस क्वालिटी का कौन सा रिसोर्सेस है उसका मैपिंग करना। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड स्टेप क्या है? तो सेकेंड स्टेप में आ जाता है कि अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी और स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तभी आप किसी तरह के रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। 28 नंबर में कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप होना चाहिए, सॉरी ये मतलब गड़बड़ हो गया है, चलिए मैं अभी इसको सुधार देता हूँ। ओके, स्टेप लिखना है ना जी, स्टेप। ओके, हो गया स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आ गया 28 नंबर में। तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा कि रिसोर्सेज जब हमें मिल जाएगा उसका हम स्किल डेवलप कर लेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप आ जाता है मैचिंग करना रिसोर्स प्लानिंग का डेवलपमेंट के साथ में हमारे, कि इससे हमको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। कहता है 29 नंबर क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। किस 5 ईयर प्लान में गोल रखा गया था रिसोर्स प्लानिंग का? यहाँ पर आ गया 5, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन रीजन। किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। इसका शॉर्ट में बस यही आंसर हो जाएगा, रिसोर्सेस रहेगा तभी जाकर डेवलपमेंट हो सकता है। 31 नंबर में है, व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ फॉरेनर्स टू इन्वेड। फॉरेनर्स का हमारे यहाँ पर आने का मेन कारण क्या था? कॉलोनीज क्यों बनाए थे? तो बस हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेस था, वही उनके अट्रैक्शन का कारण था। ओके, 32 नंबर कहता है, हु सेड, who had said there is enough for everybody's need and not for anybody's greed। ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले हैं, आगे आइए आपको मिल जाएगा, मैं प्रूफ देते हुए चल रहा हूँ आपको। चलिए ये यहाँ पर आ गया।
तो ये जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि इतना ज़्यादा हमारे पास में रिसोर्सेस है कि हम लोग सभी का नीड पूरा हो सकता है, बट किसी के लालच, लालच तो भैया कभी ख़त्म नहीं होता है, तो लालच की पूर्ति नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, हु वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के खिलाफ कौन थे? तो बस वही गांधी जी ही थे भाई, कि मास प्रोडक्शन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड एडवोकेटेड। ये गलती लिखा गया है, मैं करेक्ट अभी नहीं करने जाऊंगा क्योंकि आप देख चुके हैं करेक्शन करने में कितना ज़्यादा परेशानी होता है अभी जब वीडियो बनाते समय में। चलिए आगे, हु हैड एडवोकेटेड एट फर्स्ट फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो सबसे पहले क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम ने एडवोकेट किया था कंजर्वेशन के लिए। बस उतना ही आंसर लिखना है आपको, बहुत हमने 2-3 लाइन में लगाया है लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ ए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक है उसका राइटर कौन है? सीधा आपका एक वर्ड में आंसर हो जाएगा, स्कैमेचर। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्रडंट लैंड कमीशन रिपोर्ट कम। कब आया था ब्रडंट लैंड कमीशन का रिपोर्ट? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1987। सिर्फ बस एक वर्ड में लिखना है आपको, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आवर कॉमन फ्यूचर। कॉमन फ्यूचर जो है ना, आवर कॉमन फ्यूचर, ये क्या है? तो ये एक बुक है जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। इसको किसी भी तरीके से इसको क्वेश्चन को और भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपका मेन जो चीज़ है यही रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हाउ मच परसेंट लैंड इज़ फॉर प्लेन इन इंडिया, यानी कि प्लेन एरिया इंडिया में कितना है? तो 43%, ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे इस पाई चार्ट में। 40 नंबर में नहीं, 39 नंबर में, हाउ मच परसेंटेज ऑफ माउंटेन्स रीजन इन इंडिया आर देयर होना चाहिए। तो माउंटेन्स कितने हैं? तो 30% में है। एंड उसी तरीके से 40 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लेट्यू रीजन कितना परसेंट इंडिया में है? तो 27% है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड हम लोग किसे कहते हैं? तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो ज़मीन को, यानी कि वैसा ज़मीन जिस पर खेती तो किया जा सकता है लेकिन कुछ समय के लिए उसे परती छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम लोग करंट फेलो लैंड कहते हैं। इसमें 3 कैटेगरी के होते हैं, एक जो कि 1 सीज़न या फिर 1 साल के लिए छोड़ा जाता है, दूसरा जो 1 से 5 साल के लिए छोड़ा जाता है, और तीसरा जो 5 साल से अधिक के लिए छोड़ा जाता है। चलिए, हाउ मच परसेंट इज़ नेट सोन एरिया इन इंडिया। कितना है नेट सोन एरिया इंडिया में? तो यहाँ पर ये नहीं है, आगे पेज में है वो क्वेश्चन का आंसर 54% है। चलिए 43 नंबर में, व्हाट इज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया एज परसेंटेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। छोटा नहीं ना क्वेश्चन कोई भी? अच्छा नहीं छूटा है, लगता हाँ नहीं छूटा है। तो कह रहा है कि वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया का एरिया कितना है। चलिए मैं आपको प्रूफ ही दे देता हूँ ना। चलिए, तो इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया के पास में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSA। NSA का फुल फॉर्म क्या है? NSA का फुल फॉर्म होता है नेट सोन एरिया। कितना परसेंट है ये मैंने पहले ही क्वेश्चन बना दिया था, 54% टोटल है, ठीक है। आगे आइए, हाउ मच फॉरेस्ट एरिया परसेंट शुड वी हैव अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। 1952 के आधार पर कितना फॉरेस्ट होना चाहिए हम लोगों के पास में? तो 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%, ठीक है। अभी कितना है मालूम है? 27 के आसपास में। बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ओके। चलो भाई आगे भी चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। What happens if we do not take appropriate measures to conserve and manage the land। क्या होगा जब हम लोग ज़मीन को बचाने के लिए सही तरीका नहीं अपनाएंगे?
तो भाई सिंपल सी बात है, इससे लैंड डिग्रेडेशन होगा। बस ये एक वर्ड में आपका आंसर हो जाएगा। ओके। 49 नंबर, हाउ मच परसेंट ऑफ आवर वर्क वी डू ऑन आवर लैंड। हम लोग अपने काम का कितना परसेंट, यानी कि टोटल काम का कितना परसेंट हम लोग अपने ज़मीन पर करते हैं काम? 95%। केवल 5% वर्क अपना हम लोग करते हैं ज़मीन में, सॉरी हवा में और पानी में। भाई ज़मीन रहेगा ही नहीं तो करोगे कहाँ? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए 95% हम लोग अपना वर्क जो है ना ज़मीन पर करते हैं। सोचो कि ये ज़मीन कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग एटीसी। ये सब किस तरह के हैं? तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाते हैं। ओके, चलिए आगे भी बढ़ते हैं भाई। What is the cause of land degradation in the states like झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? इन सभी जगहों पर क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन का? तो इन सभी जगहों पर है कारण माइनिंग। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इन सभी जगहों पर क्या है कारण लैंड डिग्रेडेशन का? तो ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, समझते चलना है भाई। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इन जगहों पर क्या कारण है ज़मीन का खराब होने का? तो इसका है ओवर इरिगेशन। ज़्यादा पानी पटाते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने के लिए, इसलिए वाटर लॉगिंग हो जाता है। और वाटर लॉगिंग होने से ही अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। तो इसका भी हो जाएगा वाटर लॉगिंग या ओवर इरिगेशन। ओके। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि अधिकतर जो पानी और ज़मीन का पॉल्यूशन है वो किस कारण से बढ़ता है? तो वो हम लोगों के यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल जो निकलते हैं, उसके वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद में है, व्हाट इज़ कॉल्ड बेड रॉक। बेड रॉक किसे कहते हैं? तो बेड रॉक हम लोग पेरेंटल रॉक को कहते हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मिट्टी कैसा होगा। जैसा ज़मीन के नीचे पेरेंट रॉक्स होगा वैसा ही मिट्टी ऊपर का होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। विच रिवर हैज़ डिपॉजिटेड अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल कौन सी नदी के द्वारा जमा किया गया है? तो ये 3 नदी है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी के द्वारा ये अलुवियल सॉइल डिपॉजिट किया गया है। अलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बहुत सारा, जो मतलब कि ऐसे तो मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं उनका नाम इसमें आ जाएगा, है ना। जिसमें प्लेन वगैरह जो एरिया है ना, जहाँ पर भी मतलब कि हो जाता है नदी के किनारे वाला, उन सभी जगहों पर ये मिलता है। खास करके गुजरात वगैरह में गंगा का मैदानी भाग, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, इन सभी जगहों पर मिल जाता है। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन खादर एंड बांगर अलुवियल सॉइल। खादर बांगर अलुवियल सॉइल में क्या डिफरेंसेस है? तो आइए हम आपको बताएं, नीचे में है देखिए। बांगर और खादर, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है बांगर, न्यू एलुवियल सॉइल होता है खादर। बांगर जो होता है हायर कंसंट्रेशन होता है इसमें कंकड़ का, जबकि लोअर यानी फाइन पार्टिकल्स होता है खादर में। खादर जो होता है ज़्यादा फर्टाइल होता है और बांगर जो होता है वो थोड़ा कम फर्टाइल होता है। जहाँ पर बाढ़ वगैरह हमेशा आता रहता है वहाँ ज़मीन रिन्यू होता रहता है और उससे खादर कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं 60 नंबर में। व्हाट डज अलुवियल सॉइल कंटेन। अलुवियल सॉइल में क्या क्या होता है, कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? तो पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये सभी होते हैं जो कि अच्छा होता है फसल उगने के लिए। शुगर कैन वगैरह का खूब बढ़िया है, तो हर फसल इसमें हो जाता है। 61 नंबर कहता है कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का अलग दूसरा नाम क्या है? तो इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। 62 नंबर, वेयर इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? तो ब्लैक सॉइल जो है कि जनरली डेक्कन ट्रैप में, जो कि बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, वहाँ पर मिलता है। ठीक है,
स्टेट्स का भी नाम आपको यहाँ पर मिल रहा है, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में ये ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है। वाई इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लो ब्लैक वाइल आफ्टर शावर। ओहो, यहाँ पर थोड़ा सा प्लो के जगह में ब्लो लिखा गया है, और ब्लैक सॉइल लिखना था तो वो गड़बड़ लिखा गया है, यानी कि बारिश होने के बाद में क्यों मुश्किल हो जाता है ब्लैक सॉइल को जुताई करना, ठीक है। तो वो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, मिलेगा नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर इसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट शावर के बाद में चिपचिपा हो जाता है ये, ठीक है, इसलिए ये जो है ना इसमें मतलब हल चलाने में मुश्किल हो जाता है, चिपक जाता है। ओके, वेयर इज रेड एंड येलो सॉइल फाउंड, कहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल हम लोगों को मिलता है? तो जनरली जहाँ पर लो रेनफॉल होता है ना वहाँ पर ये मिलता है, ठीक है ना, और जहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होते हैं वहाँ पर। व्हाट डज रेड एंड येलो सॉइल कंटेन, रेड एंड येलो सॉइल में क्या होता है? रेड एंड येलो सॉइल में आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है। विच सॉइल इज़ मोर एसिडिक, कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है? तो सिंपल बात है कि लेटेराइट सॉइल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इसमें इसका पीएच वैल्यू 6 तक जाता है, 6 से नीचे रहता है, ठीक है। वेयर इज़ लेटेराइट सॉइल फाउंड, लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलता है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ भाग वेस्ट बंगाल का नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये मिलता है। इन विच सॉइल केसव नट इज़ ग्रोन, कौन सी मिट्टी में केसव नट उगाया जाता है? इसका आपको मैं प्रूफ दे दूं, आइए ऊपर चलते हैं। ये रहा केसव नट के लिए, तो ये भी चूँकि अभी हम लोग पढ़े थे रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल के बारे में, तो लेटराइट सॉइल में ही केसव नट उपजाया जाता है, ठीक है। आइए 70 नंबर, इन विच सॉइल देयर इज़ हाई कंटेंट ऑफ साल्ट, साल्ट सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल में मिलता है? तो एरिड सॉइल में मिलता है, हाई कंटेंट होता है साल्ट का बहुत ज़्यादा, इससे नमक भी इवोपरेट करके निकाला जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसमें कैल्शियम का कंटेंट जो है कि बढ़ता चला जाता है इसमें, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इससे। अब हम चलते हैं आगे, वेयर इज़ फॉरेस्ट सॉइल फाउंड, तो फॉरेस्ट सॉइल जनरली हम लोगों को कहाँ मिलता है? तो हिली रीजन में हम लोगों को मिल जाता है, माउंटेनियस रीजन में, ठीक है। 72 नंबर कहता है व्हाट इज़ कॉल्ड द सॉइल कवर इज सब्सिक्वेंटली वॉशिंग डाउन, अगर लगातार अगर पानी अगर बह रहा है कट करके मिट्टी कहीं और जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डेनुडेशन कहते हैं, एंड वॉशिंग डाउन को सॉइल इरोजन कहते हैं, सॉरी सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में जल्दी जल्दी जो कटता है ना मिट्टी उसको डेनुडेशन कहा जाता है। उसके बाद में कहता है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कॉल्ड डीप चैनल कट इन सॉइल, डीप चैनल बन जाता है मिट्टी कटते कटते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गोली इरोजन कहते हैं, ठीक है। और इसी का अगला जो है कि नाम हो जाता है बैडलैंड, यानी कि गोली इरोजन होने से बैडलैंड हो जाता है, ज़मीन खराब हो जाता है। व्हाट इज़ कॉल्ड, 74 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन अ शीट ऑफ सॉइल इज़ वॉशेड आउट, एक परत अगर ऊपर का मिट्टी का बहकर कहीं और चला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सीट इरोजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 75 नंबर, विच टाइप्स ऑफ फॉलोइंग इज डन ऑन द स्लोप ऑफ स्टॉप सॉइल इरोजन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया है, फॉलोइंग की जगह में प्लॉइंग हो रहा है, होना चाहिए, या फार्मिंग होना चाहिए। किस तरह की खेती हम लोग करते हैं? स्लोप पर, ठीक है ना। तो स्लोप पर जनरली हम लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, यानी टेरेस फार्मिंग करते हैं। उसके बाद में हम लोग पेड़ वगैरह लगाते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए प्लेन एरिया में, ताकि मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर का टोटल लगभग देख लिया, और हम आशा करते हैं कि टोटल आपको समझ में भी आ गया होगा, एमसीक्यू से लेकर हर तरीके के चैप्टर ही समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा वो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
मिलते हैं इसी तरह से लेकर के नेक्स्ट इसका एग्रीकल्चर का जो टर्म 1 में आने वाला चैप्टर है उसे उसमें भी मैं कोशिश करूँगा टोटली एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको समझाने के लिए, ताकि किसी भी तरह का कहीं से भी कोई भी अगर आपको एमसीक्यू आए तो आप उसे ईज़िली टैकल कर सकें। ओके, बाय बाय, सी यू। इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो एग्रीकल्चर में।